बरसन लागी बदरिया रोम झूम के बरसन लागी बदरिया रोम झूम। कैसे देखती हैं आप आज की लर्निंग को, आज की संगीत की शिक्षा को? मैं कभी भी एक भीड़ तो इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन एक शिष्य जिसको मैं गर्व से कह सकूँ मुझसे कुछ सीखा है, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन मैं सिखा पाऊंगी या वो सीख पाएगा। रूम झूम रूम झूम रूम झूम बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। आज अगर भारत को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जोर देना है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान देना है, तो वो अपने शिक्षकों पर ध्यान देना है। आज के युग में जब हम हिप हॉप सुनते हैं, जब हम रैप सुनते हैं, गीत कोई भी हो, मुझे लगता है मन के भाव हैं। जो लड़कियां प्रपोज करती हैं तो बड़ा मॉडर्न युग माना जाता है। यहाँ कन्या कह रही है 12 बरस की मैं ब्याह किया सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं। कि वो आजकल आप उसको ममाज बॉय बोल देते हैं। तो गीत में एक तंज है, मजाइया पुट है, श्रृंगार है, बहुत खुल करके अपनी उस पीड़ा त्रासदी का एक चुनौती भी है, उलाहना भी है पति को। सैया उड़ावे कन कैया मैं का करूं। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और हम इस वक्त हैं अमर उजाला के न्यूज़ रूम में, क्योंकि बतरस के लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी और सच्चिदानंद जोशी जी, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं, साहित्यकार, लेखक हैं। तो बतरस में इन दोनों से बहुत लंबी बात होगी लोक कलाओं के ऊपर, लोक के भविष्य के ऊपर और कैसे नई पीढ़ी को लोक से जोड़ा जाए। लेकिन मेरी बातचीत से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे शो को हाईजैक कर लिया है। अमर उजाला की टीम वाले कुछ लोग, कुछ सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं हमारे ख़ास मेहमानों से। तो हाँ, मालिनी जी, वेलकम टू अमर उजाला। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर, और हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि ऋचा मैम कब आपको अपनी शो में लेकर आएंगी। नहीं, मैं भी इंतज़ार कर रही थी। और ये आपको मैं बता दूं, ये मतलब ग्रह साहित्य नक्षत्र कुछ ऐसे थे, सावन में ही मिलना था हम लोगों को। हम लोग 2 महीने से चर्चा चल रही, बस ये संयोग इसलिए होना था क्योंकि ये हम लोग की ये बात हुई थी कि जोशी जी हम लोग सब साथ ही आएंगे, तो वो संयोग आज बैठा। चलिए संगीत की ही बात की जाए, और क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और हम लोग डिजिटल के ज़रिए यूथ से जुड़ते हैं, अपने न्यूज़ ग्रैब करने वाले लोगों से जुड़ते हैं। तो मेरा सवाल संगीत को लेकर ये है कि आज जिस तरीके से संगीत में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हो गई है, लोग इंटरनेट के ज़रिए इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, आपने तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा ली, और हाल ही में मैं आपका पोस्ट देख रही थी जिसमें आपने अभी गुरु पूर्णिमा बीता तो आपने अप्पा जी के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। कितना फ़र्क आप देखती हैं, और आपको लगता है कि यूथ जिस तरीके से सीख रहा है उसमें कुछ कमी है, या फिर वो जिस तरीके से सीख रहा है उसमें लगन है, कुछ ऐड ऑन की ज़रूरत है? क्या कैसे देखती हैं आप आज की लर्निंग को, आज की संगीत की शिक्षा को? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज का युवा, उसकी सीखने की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, उसके समर्पण में भी कमी नहीं है। 2 चीज़ों की कमी आ गई, एक तो धीरज और दूसरा सहन शक्ति। कोई भी कला या कोई भी विद्या सीखने के लिए दोनों की आवश्यकता है। समर्पण, क्योंकि कोई भी साधना समर्पण मांगती है। आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, जैसे हम लोग सीखे हैं, और ये सच बात है कि अभी कोविड के समय हमने देखा कि यथार्थ कुछ भी था, उस समय हम सब तकनीक के आश्रित थे, और तकनीक की वजह से उसका एक सकारात्मक पक्ष था कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी कम से कम। लेकिन जब वैसी परिस्थिति नहीं हो तो विद्या ग्रहण करने का जो ऑर्गेनिक तरीका है, साक्षात बैठकर सुन करके, वो श्रुति परंपरा से, स्मृति परंपरा से सीख के देख कर, वही अभीष्ट है, वही अच्छा है। मैं ज़रूर मानती हूँ, जैसे मुझसे कितने लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन सिखाती हैं क्या, यूएस में हैं, बाहर हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे कलाकारों को जानती हूँ जो सिखा रहे हैं बाहर लोगों को, और वो उनके अंदर एक बेचैनी है जो विदेश में हमारे भारतीय वो किसी भी तरह सीखना चाहते हैं, और उनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि तकनीक के ज़रिए सीख पा रही है। अपनी अपनी पसंद की बात है, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं। मुझे कितने लोग इसके लिए आग्रह कर चुके, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक भीड़ तो इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन एक शिष्य जिसको मैं गर्व से कह सकूँ मुझसे कुछ सीखा है, मुझे नहीं लगता कि
ऑनलाइन मैं सिखा पाऊंगी या वो सीख पाएगा। अब एकलव्य तो बहुत है, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही, अपने गुरु धर्म की बात कर रही हूँ कि उसके लिए सामने बैठ के सीखना आवश्यक है। क्यों ना सावन का महीना है, हरे हरे परिधान में आप हैं, जी। तो क्यों ना विदुषी गिरिजा देवी जी को याद करके एक कजरी सुना दीजिए अपनी गुरु को याद करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसे कहते हैं पकड़ना। सास वगैरह कुछ नहीं, और अप्पा जी का आपने नाम लिया तो ये और वो भी गुरु की बात करते हुए मैं एक कजरी सुना रही हूँ जो उनकी आवाज़ में बहुत लोकप्रिय है, बहुत कर्णप्रिय है। बरसन लागी बदरिया रोम झूम के, बरसन लागी बदरिया रोम झूम के, रोम झूम रोम झूम रोम झूम के, रोम झूम रोम झूम रोम झूम, बरसन लागी बदरिया रोम झूम के, बरसन लागी बदरिया। दादुर मोर पपिहा बोले, दादुर मोर पपिहा बोले, पपिहा बोले दादुर बोले, पपिहा बोले दादुर बोले, दादुर बोले पपिहा बोले, मोरवा नाचत अंगनवा, हाय 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 मोरवा नाचत अंगना, झूम झूम के मोरवा नाचत अंगना, घूम घूम के, झूम 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 रूम झूम के, घूम 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 घूम, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, रूम झूम के। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। अब आपने एक बात कही, नई पीढ़ी को पूछिए दादुर किसे कहते हैं, पपिहा किसे कहते हैं। किताबों में कविताओं से इतर उठकर क्या इन्हें देखा है? दादुर को शायद दूसरा शब्द नाम जानते होंगे, लेकिन दादुर किसे कहते हैं? अब ये सवाल है, आप नीचे उत्तर दीजिएगा, दादुर को देखा है कि नहीं? क्योंकि कई बार जो हम लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ, जो गीत गाते हैं ये अनुभूतियाँ हैं। जिसने देखा नहीं वो शब्द को तो गाएगा। यदि मैं दादुर का अर्थ पूछूं, पपिहा पूछूं, पपिहा देखा है कि नहीं, या पपिहा का सावन में उपयोगिता क्या है, ये ऑनलाइन बातें नहीं बताई जा सकती। ये तो साथ बैठने से ही एक परत खुलती चली जाती है। प्रणाम मैम, ऋचा मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी प्रणाम। और मैं सर से जो है समझना चाहता हूँ, क्योंकि अब गुरु पूर्णिमा का भी जिक्र हुआ और साथ ही साथ जो गुरु शिष्य परंपरा है। सर आपने भी कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पर, अवसर पर एक ट्वीट भी किया था। मैं दोनों चीज़ों को जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भारतीय युवाओं के बीच में आखिर कितना अभी आपको वो जीवंत दिखती है, और भारतीय लोक संस्कृति को उन युवाओं तक पहुँचाने के लिए डिजिटल जो युग है वो कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त में? सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आप सबका यहां पर स्वागत भी करता हूं। और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये एक अनौपचारिक सी सही बातचीत रखी है और आप सबके साथ यहां पर अपने आप से संवाद करने का मौका भी मिल रहा है आप लोगों के साथ। जहां तक आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हम सब लोग अपने गुरु का वंदन करते हैं उसकी बात की है, तो एक तो सबसे पहले बड़ी बात समझना ये ज़रूरी है, जो हमारे भारत के प्राचीन काल से भी था, कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। तो ये कि आपको सही गुरु मिलना ये आपके जीवन का भाग्य होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी एक गुरु शिष्य की परंपरा के एक हमारे पास साक्षात उदाहरण हैं। और स्वामी विवेकानंद जी हर एक से पूछते थे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? और सब लोग जो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा थे वो जैसा भी उत्तर देते हैं, पर ईश्वर को देखा है ऐसा साक्षात नहीं बोलते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके हृदय पर ऐसी उंगली रख के कहा कि हाँ मैंने देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे दिखा सकते हो? उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा। और जो अगला वाक्य कहा वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था नरेंद्र। ये महत्वपूर्ण बात है। तो अच्छा गुरु मिलना हम सबके लिए भाग्य की बात है।
तो ये भी हम सबको ध्यान में रखना है कि जिन भी गुरुओं से जिनसे भी हमारा साक्षात्कार हो रहा है वो हमारे लिए एक भाग्य है। तो उनका हमारे जीवन में होना, उनका महत्व, उन्हें सम्मान देना, उनका समाज में आदर करना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आज मैं कहना चाहता हूँ। हम सब लोग, आप सब लोग युवा हैं और डिजिटल युग में हैं, आगे आने वाले भारत की आप सब लोग तस्वीर हैं। आप एक बात समझिए कि आज अगर भारत को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जोर देना है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान देना है, तो वो अपने शिक्षकों पर ध्यान देना है। आज अगर भारत ने अच्छे शिक्षकों का निर्माण कर लिया तो आज से 25 साल बाद अगर आप कहते हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, तो वो किसके भरोसे करेगा? वो तो आप लोगों के ही भरोसे करेगा। तो आपको कौन तैयार कर रहा है, इस पे ध्यान देना है। तो इसलिए जो आज भी हमारे युवा साथी हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो आपको किसी न किसी रूप में कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही गुरु हैं, या स्कूल में पढ़ाया वही गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर ने 32 गुरु किए। उनके लिए भैंसा भी गुरु था, उनके लिए दीवार भी गुरु थी, चींटी भी गुरु थी, जिससे भी आपको जो कुछ सीखने को मिलता है। आप ऑटो में जाते हैं, ऑटो वाला आपको कोई ज्ञान की बात कहता है, वो भी आपके लिए गुरु तुल्य है, क्योंकि उसने जो कुछ भी आपको सिखाया है ना, वो उसके जीवन का अनुभव का निचोड़ है। तो इस तत्व को अगर हम लोग ध्यान में रख लेंगे, और भारत तो निश्चित तौर पर ऐसी विशाल सांस्कृतिक धरोहर का देश है जहाँ पर ऐसे ही लोगों का हमेशा से उद्भव होता रहा है। मालिनी जी हमारे साथ बैठी हैं, इतने साक्षात, इतने सबल, इतने सज्जन, इतने सुघड़ करने वाले गुरु मिले जिन्होंने उनका व्यक्तित्व गढ़ा। आज हमारे सामने वो बैठी हैं। आप में से कई लोग होंगे जो याद करते होंगे जीवन का वो सबक जिन्होंने आपको पहले ककारा लिखना सिखाया, जिन्होंने आपको पेन पकड़ना सिखाया। आजकल तो पता नहीं पेन ही नहीं पकड़ते डिजिटल युग में। तो ये तो कहना ठीक नहीं है कि जिन्होंने आपको रिमोट चलाना सिखाया या मोबाइल चलाना सिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग डिजिटल युग में, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप डिजिटल युग में कहीं कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो अपने आप ऑटो जनरेटेड, ऑटो स्पेल करके आ जाती है। लेकिन वो चीज़ सही आई है या गलत आई है, इसका निर्णय करना भी हमारे विवेक का प्रश्न है। तो ये सब बारीक चीज़ें हैं जो हम सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण, अच्छे भारत का निर्माण, जो सब आप सबसे अपेक्षित है, और अच्छे शिक्षक का चयन जो है वो कर निश्चित तौर पर पाएंगे। अच्छे जो आपने शिक्षक का सबसे चयन पहले बहुत कहा जरूरी आपने। आप सभी को प्रणाम। मैम, आपसे एक सवाल है। आपने एक लोकगीत गाया, सैया मेले लड़कैया मैं का करूं। घनघोर श्रृंगार की पराकाष्ठा है, साहित्य घनघोर है। और आज के युग में जब हम हिप हॉप सुनते हैं, जब हम रैप सुनते हैं, जब हम तमाम भाषाओं का मिश्रण एक साथ सुनते हैं, तो वही श्रृंगार, उसको परोसने का तरीका बदल जाता है, वही श्रृंगार अश्लीलता में नज़र आने लगता है। ये जो साहित्य में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इसका आप क्या कारण मानती हैं? भाषा का सरलीकरण या श्रोताओं की समझ में अंतर? देखिए, गीत कोई भी हो, मुझे लगता है मन के भाव हैं। जो मैं लोकगीतों के यदि संदर्भ में कहूँ, मन के भाव जो गा करके कह दिए वही लोकगीत है। और लोकगीत इसलिए हैं क्योंकि उत्तरोत्तर पीढ़ियों ने उसे स्वीकार किया, उसे दखल, उसको जगह दी, उसका मान रखा। किसी एक नायिका के मन की बात को अगली पीढ़ी की मातृशक्ति ने स्वीकारा, वही लोकगीत है जो पीढ़ियों पीढ़ियों गाया गया। जैसे ये मैंने गाया है, लेकिन मुझसे पहले न जाने कब इसकी रचना हुई, कब इसकी धुन बनी। बिल्कुल। अब आपने जो बात कही, देखिए श्रृंगार का गीत है, लेकिन श्रृंगार में सबसे बड़ी बात, मैंने तो अपनी जो भी किताब आई है चंदन के वाण, इसमें एक पूरा चैप्टर इसी पे लिखा है, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि गीत मेरी पहचान बन जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं कह सकते परिपक्वता की दृष्टि से उस गीत को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक अल्हड़, अल्प वयस्का, हाँ, विवाहिता जिसकी छोटी उम्र में विवाह हो गया है, उसके भीतर नए जीवन के भीतर प्रवेश करने के बाद जो नया संबंध बना है, उसको लेकर के कैसी चुनौतियाँ और कैसी परेशानियाँ हैं, उसका एक तंज के रूप में, एक मज़ाहिया लिहाज में सब कुछ कहा। मुझे लगता है ये सार्वजनिक ऐलान तो आज की लड़की भी नहीं कर सकती कि सैया मिले लड़कैया। बिल्कुल। ये दमखम चाहिए कहने का, हौसला चाहिए कहने का, कि वो हर बुलौआ, हर बैठकी में नायिका सबको सुना के कह रही, भाई सुन लो, मेरा पति जो है बड़ा नादान है। कैसा नादान है? 12 बरस की ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया,
15 बरस की जब मैं गौने पे आई यानी सयानी हुई आई तो सैया उड़ावे कनकैया। 16 बरस मोरी, अब जो श्रृंगार की पराकाष्ठा ये है, 16 बरस मोरी बाली उमरिया सैया छुड़ावे मुझसे बैया। आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आज डिजिटल युग में शायद ये बड़ा भाव मुदित करेगा दर्शकों को कि लड़कियां प्रपोज करती हैं तो बड़ा मॉडर्न युग माना जाता है। यहाँ कन्या कह रही है 16 बरस मोरी बारी उमरिया सैया छुड़ावे मुझसे बैया। गा के इतना सुना दीजिए बड़ा पहला अंतरा। नहीं, अभी तो प्रश्न का उत्तर ले लें। जी। और सबसे सुंदर गीत की पूर्णता क्यों है, क्यों वह अमर हो गया, क्यों अगली पीढ़ी ने भी उसको स्वीकारा। 20 बरस की मैं होने को आई सैया पुकारे मैया 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 मैया। यहाँ सौतन का जिक्र नहीं है, माँ का है, यानी कि पूरे परिवार की जो आधारशिला है कि वो आजकल आप उसको ममाज बॉय बोल देते हैं। तो गीत में एक तंज है, मजाइया पुट है, श्रृंगार है, बहुत खुल करके अपनी उस पीड़ा त्रासदी का एक चुनौती भी है, उलाहना भी है पति को। ये हमारे यहाँ साहित्य की मर्यादा रही है कि श्रृंगार में क्या कुछ नहीं कह दिया गया, लेकिन कहने का अंदाज इतना अद्भुत रहा है कि कमाल का क्या नहीं कहा गया। वो श्रृंगार जो तो, एक बेटा अपनी माँ के साथ भी सुन सके। हाँ, पूरे पूरे परिवार में। अब ये जो आपने कहा कि क्या कुछ बदलाव आया, निश्चित तौर पे जब जीवन शैली बदलेगी तो जीवन शैली बदलने के संग संग साहित्य, संगीत, सोच सब पर उसका असर आएगा। लेकिन ये एक बात आप भी समझ रहे हैं कि जब जो जिन गानों के आप जिक्र कर रहे हैं वो स्थायी नहीं होते। जैसे आपको थाली में आप चटनी खाते हैं तो आपको चटनी का स्वाद नहीं कभी याद रहता, बिल्कुल। आपको पेट उसी से भरता है, घी, रोटी, दाल, चावल। तो कुछ भी जो स्थायी है, मर्यादित है, अच्छा है, सात्विक है, वही आप ग्रहण करेंगे। ये भारत के समाज का इस ग्रहण करने का बोध भी है कि वो छोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है, नदी की तरह किनारे पे छोड़ता जाता है जो तिरस्कार के योग्य है। सुना दीजिए पहला अंतरा में। अरे 12 बरस की मैं ब्याह के आई सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया। 15 बरस की मैं गौने पे आई सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं। अब एक बात ये आप देखें, ये आपके लिए और आपके लिए भी और आपके लिए भी, ये भी एक सोचने वाली बात है। कितने सालों से कितने मंचों में जा रही हूँ, जहाँ भी जाऊँ इस गाने की फरमाइश आती है और स्त्रियाँ नहीं करती हैं। बालक करते हैं, युवा करते हैं, पुरुष करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो लड़कैयाँ हैं। उनको उस पूरे गीत में अपने होने का बोध होता है। मैं तो यही मानती हूँ, कोई लड़कियाँ लेडीज़ कभी नहीं कहती ये सुनाई मालिनी जी। पुरुष खड़े रहते हो, ऐसा नाचते हो, झूमते इस गाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ही कहानी की सैया पुकारे मैया मैया पत्नियाँ बोलती हैं ना घर में। ममाज बॉय। मेरा सवाल मालिनी मैम से है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आज के यूथ से पूछिए कि दादुर मतलब क्या या पपीहा मतलब क्या। तो लोक संगीत की प्रासंगिकता कैसे बची रहेगी जब यूथ को यही नहीं पता है कि दादुर कौन है, पपीहा कौन है, वो तो पॉप और रैप की तरफ भाग रहा है। तो लोक संगीत की प्रासंगिकता कैसे बची रहेगी? नहीं, एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि लोक की प्रासंगिकता ख़त्म हो रही है, या मैं ये भी नहीं बिल्कुल मानती हूँ कि आज का युवा उसकी ओर आकर्षित नहीं या उसके मर्म को नहीं समझ रहा है। उसकी विवशता ये है कि उसकी जीवन शैली आज बदल गई है। ऐसा जीवन शैली जहाँ शायद दादुर अब देखने को नहीं मिलते होंगे उसको। हम लोग खेले हैं, घर के अगल बगल नालियों से सब निकल रहे हैं दादुर, टर टर जब तक ना करें हम लोग मानते नहीं थे कि बरसात का मौसम आ रहा है, आया भी है। तो जीवन शैली बदली। बच्चे तो मुझे लगता है बहुत आज संवेदनशील हैं और बहुत मिलना चाहते हैं, बहुत सीखना भी चाहते हैं। अभी कल से हमारी कजरी की 4 दिन की कार्यशाला है। हमारी जगह की सीमा है, 48 बच्चे हम लोगों ने लिए हैं, कम से कम 15 को मना किया, दिल्ली से, सब जगह से। और वो हम उसको लखनऊ दिल्ली में नहीं, हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ कजरी शुरू हुई, मिर्ज़ापुर ले जा कर के सिखाते हैं, बरसते मेघ के बीच में, उमस भरे वातावरण में, कि वहाँ सीखो। क्योंकि ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक लोक समझ में कहाँ आएगा। और हाँ, लोक की जो परिभाषा वो भी बदलती है। लोक माने गांव, खेत, खलिहान, चिड़िया, मैना, वो तो है ही, लेकिन लोक ये भी है, फ़ोन भी है,
मेज कुर्सी टेबल भी है, जो कुछ दिख रहा है वो लोक है। आज लोक की परिभाषा परिवेश बदल गया है, तो बच्चे जो देख रहे हैं वही सीखेंगे। सिर्फ एक सवाल लेंगे ऋचा मैम, नहीं तो ये सवाल भी लोग हाईजेक कर रहे हैं। और एक सवाल ये जोशी सवाल मेरा था। एक सवाल जोशी सर से था मेरा। एक सवाल जोशी सर से था मेरा। सर, कथा साहित्य को लेकर एक सवाल था आपसे कि आज की जो पीढ़ी, नए कथाकार जो हैं, हाँ, नए जो कथाकार हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ने में एक तो मैं शैली की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी गई इधर, दूसरे वो एक ऐसी भाषा का संजाल बुनते हैं माने शिल्प प्रधान हो जाता है और कथ्य गायब हो जाता है। तो आगे की कहानियाँ क्या इस तरह के बदलाव में ही चलेंगी या कुछ उसमें क्या हो सकता है? आपका ये सवाल अगर आज से 1 महीना पहले पूछते तो शायद मेरा उत्तर कुछ और होता, लेकिन अभी एक युवा कहानी लेखन प्रतियोगिता के निर्णायक के तौर पर मुझे बैठने का अवसर मिला। आश्चर्यजनक आपको बताऊं, एक तो 400 से ज़्यादा प्रविष्टियां उसमें आई और पूरे देश भर से आई। हिंदी कहानी की प्रतियोगिता थी। अभी हम सब लोग एक भाषा के विवाद पर भी पूरे देश भर में चिंता करते हैं। दक्षिण भारत से भी थी, पश्चिम भारत से भी थी, पूर्वी भारत से भी थी, उत्तर और मध्य से तो थी ही थी। 400 से ज़्यादा कहानियाँ आई। उसमें से जो छांटी उन्होंने, उसमें से 50 कहानियाँ हमको दी कि आप इसमें से देखिए। कथ्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, कल्पना की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से इतनी ज़्यादा उसमें रोचकता और इतना वैविध्य, वैरायटी, कि मैं दंग रह गया। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो जीवन के मूल्य हैं, जहाँ हम लोग कह रहे हैं परिवार बिखर रहा है, परिवार टूट रहा है, वहाँ पे ये युवा बिखरते परिवार की चिंता कर रहे हैं, घर के बुजुर्गों की चिंता कर रहे हैं। कम से कम कई कहानियों में ऐसा देखा मैंने कि बच्चा अपने पिताजी से कह रहा है कि आपने दादा दादी को दूर क्यों छोड़ दिया, या मेरे जीवन में दादा दादी का जो प्रभाव होना चाहिए था वो इसलिए नहीं है चूँकि दादा दादी के साथ मैं संपर्क में नहीं हूँ। आप में से पता नहीं कितने लोग अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। आप मुझे बताइए कि जो कहानी आपकी दादी ने या नानी ने आपको अपने पास गोद में बैठा कर सुनाई है, वो कहानी आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर या आईपैड पर सुनते हैं तो क्या वही आनंद मिलता है? मैं कई बार पूछता हूँ कि जो दादी की गोद में दादी आपको अपने अंक में भर के आपको कहानी सुनाती है, फिर आप प्रश्न करते हैं, फिर वो राजा कैसा था, फिर वो राक्षस कैसा था, क्या उसके 2 दांत बड़े थे, क्या वो मूछ वाला था, क्या फिर दादी बता रही है राक्षसी कैसी थी, राजकुमारी कैसी थी, वो आप कल्पना में वो सारा संसार गढ़ते हैं। ये जो एक सुख था, तो मुझे लगा कि अब फिर युवाओं में खासकर लिखने की प्रेरणा बढ़ी है। हो सकता है उसका कारण ये भी हो कि हम एक डिजिटल युग में आ गए जहां अवसर मिल गए। देखिए, जब मैंने लेखन शुरू किया था, अमर उजाला जैसे ही अखबारों में अपनी रचनाएं भेजते थे और उसके साथ टिकट लगा लिफाफा भेजते थे कि वो रचनाएं लौट के आए, और 15 दिन तक जान सांसत में रहती थी कि वो लिफाफा अपना पता लिखा हुआ लौट के तो नहीं आ रहा। 15-20 दिन हो जाते थे तो लगता था अटक गई है गुरु, थोड़े दिन में छप ही जाएगी। आज युवाओं के पास भंडार है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए मोहताज नहीं है। तो मैंने ये देखा कि वो जो आपको जो एक स्वातंत्र्य मिल गया ना लिखने का, उसने आपकी अभिव्यक्ति को भी बहुत सारे नए पंख लगा दिए, नई उड़ानें भरने लगे हैं। हाँ ठीक है, कहीं भाषा में, शिल्प में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, भाषा कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो धीरे धीरे सुधरती है। पर ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है, ये मैं कहना चाहता हूँ।